नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित रूप से अच्छे होंगे। BSTC DLED की आपकी जो तैयारी चल रही है, उस तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हमने इतिहास की श्रृंखला शुरू की थी और उस इतिहास श्रृंखला में हमने पाषाण युग से या प्राग ऐतिहासिक युग से लेकर के सभ्यताओं का एक दौर देखा। सभ्यताओं के दौर के बाद में हमने राजपूतों की उत्पत्ति और उनके संदर्भ में विभिन्न मत देखे। उन मतों के संदर्भ में जो अग्निकुंड का मत था, उस अग्निकुंड के मत के संदर्भ में 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई: प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। उनमें से सबसे पहले हम प्रतिहारों के बारे में हमने अध्ययन करना शुरू किया। अंतिम वीडियो में हमने प्रतिहारों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखा। उन प्रतिहार शासकों में वीडियो के अंत में कुछ छात्रों के प्रश्न भी आए थे और एक त्रुटि भी उसमें रह गई थी, उसको हम पहले थोड़ा सा सुधार लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक लेंगे। एक जो प्रश्न आया था, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा नहीं हो पाई थी, समय अभाव के कारण। आज थोड़ी सी कर लेते हैं 2 मिनट में। और एक चीज़ उसमें छूट गई थी, कुवलय माला के लेखक कौन है। एक जो त्रुटि है, वो त्रुटि मिहिर भोज के संदर्भ में थी। मिहिर भोज के संदर्भ में दरअसल इन तीनों पर बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम त्रिपक्षीय संघर्ष पे बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहारों का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में दरअसल भारत की स्थिति में राजस्थान के आसपास के भूभाग में जो है प्रतिहारों का शासनकाल हुआ करता था। गुर्जर प्रतिहार शासनकाल यहाँ पर हुआ करता था। और ये जो गुजरात का भूभाग है, इस भूभाग पर एक वंश शासन करता था और ये जो शासक थे वो राष्ट्रकूट कहलाते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी एक महत्वपूर्ण शक्ति, ये वाला जो भूभाग, खास तौर से बंगाल बिहार वाला भूभाग, इस भूभाग पर एक राजवंश शासन करता था और ये राजवंश पाल वंश कहलाते थे। धर्मपाल, इस तरह के गोपाल, कई सारे पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुए। तो पाल वंशों का जो शासनकाल वो बंगाल के आसपास था। प्रतिहारों का शासन राजस्थान में मारवाड़ के आसपास का भूभाग और गुजरात वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट शासन करते थे। इन तीनों के मध्य एक जगह हुआ करती थी, जगह का नाम था कन्नौज। इस कन्नौज को प्रतिहारों ने विजित किया और अपनी राजधानी भी बनाई था। हमने देखा था कि भीनमाल, मंडोर और कन्नौज 3 महत्वपूर्ण राजधानियाँ प्रतिहारों की रही। तो इस कन्नौज नाम के क्षेत्र को लेकर के 3 राजवंशों में युद्ध हुआ या 3 पक्षों ने मिलकर के एक स्थान के लिए युद्ध किया या संघर्ष किया, इसलिए इस संघर्ष का नाम पड़ा त्रिपक्षीय संघर्ष। फिर से समझें, 3 राजवंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहारों ने मिलकर के कन्नौज पर अपना स्वामित्व धारण करने के लिए जो आपस में संघर्ष किया, वो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। गुर्जर प्रतिहार शासकों में हमने जो एक शासक पढ़ा था, इसका नाम था वत्सराज। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार शासकों का वास्तविक संस्थापक भी था। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है गुर्जर प्रतिहारों में वत्सराज के समय में ही शुरू हुई थी। ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे हुआ ये हमने देखा। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस शासक के काल में होती है? वत्सराज के काल में होती है। और अंततः इस त्रिपक्षीय संघर्ष के जो विजेता होते हैं, ये परीक्षा वर्ष 2015 का जो स्कूल लेक्चर का पेपर था, उसमें प्रश्न था ये कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इन 3 राजवंशों में अंतिम रूप से विजेता कौन रहे। तो अंतिम रूप से जो विजेता रहे वो गुर्जर प्रतिहार शासक ही विजेता रहे थे। ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो त्रिपक्षीय संदर्भ से 3 बातें हो गई। त्रिपक्षीय संघर्ष के जो शुरुआत है वो वत्सराज के समय हुई, विजेता प्रतिहार थे और लगभग 1.5 सदी तक ये जो युद्ध चला, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2-3 बातें थी, इन बातों को हमने देख लिया। अब अगली जो बात आती है कुवलय माला। कुवलय माला का जो लेखन है वो उद्योतन सूरी के द्वारा किया गया। उद्योतन सूरी, ये भी मैंने शायद लिखा नहीं था उस वीडियो में, इसलिए इसको भी आप एक बार फिर से देखें। कुवलय माला के लेखक उद्योतन सूरी थे और ये एक जैन ग्रंथ था जो लगभग 778 ईस्वी में लिखा गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कुवलय माला के साथ साथ एक और ग्रंथ लिखा गया जो था कुवलय माला का लेखन 778 ईस्वी में हुआ और जिसके लेखक उद्योतन सूरी थे। इसके अलावा हरिवंश पुराण नाम से एक और पुस्तक है, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, इस हरिवंश पुराण के जो लेखक हैं आचार्य जिनभद्र सूरी थे।
आचार्य जिनभद्र सूरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो लेखन था वो 781-82 ईस्वी के आसपास था, ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये जो कूलेमाला और उद्योतन सूरी दोनों एक ही शासक के काल में लिखी गई थी। उद्योतन सूरी कूलेमाला के लेखक हैं, हरिवंश पुराण के लेखक जिनभद्र सूरी जो 781 के आसपास लिखी गई थी। कुल मिलाकर के गुज्जर प्रतिहार राजवंश में तीनों पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो गई कूलेमाला, एक हो गई प्रभावक चरित्र जो नागभट्ट से संबंधित थी, एक हो गई हमारे पास में हरिवंश पुराण। तीनों पुस्तकें जो है इसी गुज्जर प्रतिहार काल में जैन कवियों के द्वारा लिखी गई थी। कूलेमाला के जो लेखक है वो उद्योतन सूरी है, प्रभावक चरित्र के चंद्रप्रभ सूरी है, और हरिवंश पुराण के जो लेखक है वो जिनभद्र सूरी हैं। तीन पुस्तकें, तीनों के लेखक और उनके शासनकाल किसके शासनकाल में लिखी गई है, आप अपने कॉपी में प्रश्न बना करके इसको तैयार कर लेवे। आखिरी जो एक बिंदु था मिहिर भोज के संदर्भ में हमने पढ़ा। मिहिर भोज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि मिहिर भोज के संदर्भ में एक अरबी जो लेखक था उसने जूर्ज नरेश कहकर के उसको संबोधित किया था, जूर्ज नरेश। दरअसल उसमें मैंने पिछली वीडियो में अल मसूदी लिखा दिया था। ये जूर्ज नरेश संबोधन करने वाला जो अरबी इतिहासकार था उसका नाम सुलेमान था। ये थोड़ा सा करेक्शन करें आप, मिहिर भोज को जूर्ज नरेश कहकर के संबोधित करने वाला सुलेमान था। और जो हमने अल मसूदी का उल्लेख किया था, अल मसूदी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अल मसूदी जो था वो महीपाल के शासनकाल में आया था, महीपाल फर्स्ट। ये ध्यान रहे, महीपाल फर्स्ट के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला जो अरबी यात्री है, ये अरबी यात्री अल मसूदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुलेमान नामक अरबी यात्री ने या इतिहासकार ने जिस प्रतिहार शासक के बारे में जूर्ज नरेश कहा वो मिहिर भोज है। तो मिहिर भोज का संबंध सुलेमान के साथ स्थापित करें और अल मसूदी का संबंध महीपाल के साथ स्थापित करें, ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। तो ये कुछ एक चीज़ें रह गई थी जिसको हमने वापस देखा। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, जिसमें 3 वंशों के बारे में हमने बात की। इसकी शुरुआत वत्सराज के समय होती है। विजेता जो है अंतिम रूप से गुज्जर प्रतिहार शासक इसको जीतते हैं। लगभग 150 सालों तक यानी 1.5 सदी तक ये युद्ध चला। दूसरा कुछ पुस्तकों को लेकर के था कि इसमें एक कूलेमाला पुस्तक है, उसके लेखक उद्योतन सूरी थी। दूसरी जो पुस्तक वो प्रभावक चरित्र, इस प्रभावक चरित्र के लेखक चंद्रप्रभ सूरी थे, ये मैंने पिछले वीडियो में लिख दिया था। और हरिवंश पुराण के लेखक जो हैं वो जिनभद्र सूरी हैं, इनका काल भी मैंने लिख दिया है। तीनों पुस्तकें इस प्रतिहार काल की महत्वपूर्ण है। और मिहिर भोज को जूर्ज नरेश कहने वाला अरबी यात्री सुलेमान था। और अल मसूदी जिसने भारत की यात्रा की वो महीपाल फर्स्ट के काल में भारत आया था। इस प्रतिहार काल को हम यही समाप्त करते हैं। परीक्षा के लिहाज से जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी वो हमने की है। इतना शायद मैं समझता हूँ आपके लेवल के हिसाब से पर्याप्त है। और अब इसको हम यहीं रोक करके, तो आपकी और भी कोई क्वेरीज हो या प्रश्न हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उनका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। और अब यहीं से हम आगे की जो यात्रा है उसको हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं राजस्थान की प्रमुख रियासतें और राजवंश। दरअसल क्या होता है कि साधारणतः कई बार सिंपल से प्रश्न उठ करके आ जाते हैं, तो उनको किस तरह से सोल्व करेंगे शॉर्ट में आज हम इनको देखेंगे। राजस्थान की प्रमुख रियासतें और राजवंश। दरअसल बात करते हैं हिंदुस्तान के आज़ाद होने की जो वर्ष हैं वो 1947 है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय यदि हम राजस्थान की बात करें तो उस राजस्थान के अंदर लगभग 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक तो हो गया हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा रहा था। केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा रहा था, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से ये फेमस था केंद्र शासित प्रदेश। और इसके बाद दूसरा जो राजस्थान के ठिकाने की जब अपन बात करें तो लगभग राजस्थान के प्रमुख ठिकानों में 3 प्रमुख ठिकाने प्रसिद्ध हुए। ठिकाने जो थे वो 3 थे। और यदि अपन तीसरी बात रियासतों की बात करें तो ये जो रियासतें थी वो रियासतें लगभग 19 रियासतें हुआ करती थी। तीनों बात देखेंगे। राजस्थान के जब अपन प्रमुख रियासतें और राजवंशों की बात करें तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ठिकाने हो गए 3 और रियासतें हो गई 19।
ये बात हम कर रहे हैं 1947 के आसपास की, कि कितनी 19 रियासतों में किस तरह से राज था। आज तो हम तहसील, जिला, गांव और राज्य के बारे में बात करते हैं। उस ज़माने में जब आज़ादी से पहले की बातों में राजाओं का राज हुआ करता था, तो राजाओं के राज को रियासत कहते हैं। जहाँ पर किसी प्रभावशाली ठाकुर का जो राज होता था, वह छोटी जो जगह है वह ठिकाना कहलाता था। ऐसे ठिकाने राजस्थान के अंदर 3 हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा के नाम से। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो 3 ठिकाने, उन 3 ठिकानों के संदर्भ में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। ये तीनों ठिकानों में पहला ठिकाना है कुशलगढ़। कुशलगढ़ एक ठिकाना हुआ करता था, और कुशलगढ़ जो वर्तमान में जिस जिले में पड़ता है, कभी कभी सीधा सा प्रश्न ये भी बन करके आ जाता है कि कुशलगढ़ है कहाँ, तो कुशलगढ़ अभी पड़ता है बांसवाड़ा जिले में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुशलगढ़ पड़ेगा बांसवाड़ा जिले में। दूसरा अपना जो हम ठिकाने की बात करें, दूसरा है नीमराणा ठिकाना। नीमराणा ठिकाना, यदि नीमराणा ठिकाने की अपन बात करें कि जिला कौन सा पड़ेगा, तो वर्तमान में ये पड़ेगा अलवर जिले में। अलवर जिले में। और उस ज़माने में भी जो रियासत हुआ करती थी, राज्य हुआ करता, तब भी ये अलवर ही हुआ करता था। और आखिरी जो हमारा ठिकाना है वो है लावा। तो 3 ठिकाने हो गई, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। लावा के संदर्भ में 2 बात आपको ध्यान रखनी है। यदि इसका राज्य पूछे तो वो जयपुर राज्य हुआ करता था उस जमाने में, जयपुर राज्य या रियासत। और वर्तमान में यदि इसका जिला पूछे तो ये जिला पड़ेगा आपके पास टोंक जिला। फिर से देखें, हमने 3 ठिकानों की बात की, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा जिले में है, नीमराणा ठिकाना जो अलवर जिले में है, लावा उस समय जयपुर राज्य में हुआ करता था या जयपुर रियासत में हुआ करता था, और वर्तमान में यदि आपको इसका जिला पूछे तो वो जिला पड़ेगा टोंक। इस तरह से यदि अपन इन 19 रियासतों की बात करें और इनके प्रमुख राजवंशों की बात करें, तो इनको थोड़ा सा यदि अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जब इनको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कहाँ कहाँ किस तरह से रियासतें थी, तो इसको थोड़ा सा हम नक्शे के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। यदि अपन बात करें राजस्थान की आज़ादी से पहले की, तो लगभग इस राजस्थान में 19 जो रियासतें थी, उन 19 रियासतों में हमारे नीचे का जो भूभाग है, खासतौर से डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो भूभाग है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये मेवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। और इस वंश, यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे गुहिल राजवंश। ये गुहिल राजवंश राजस्थान के प्राचीन राजवंशों में से एक है। और इस गुहिल राजवंश के अंदर कुछ रियासतें लगती थी। वो रियासतें कौन कौन सी थी, उनको हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन रियासत वह है हमारी मेवाड़ रियासत, जो बाद में चल कर के उदयपुर के नाम से भी फेमस हो गई थी। तो उदयपुर या मेवाड़ रियासत जहाँ पर गुहिलों का राज था। उसके बाद दूसरे नंबर की यदि बात करें तो वो हो सकती है हमारी बांसवाड़ा रियासत, बांसवाड़ा। तीसरे नंबर की बात करें वो हो जाएगी हमारे पास में डूंगरपुर रियासत। और चौथे नंबर की बात यदि करें तो वो हो जाएगी हमारे पास में प्रतापगढ़। फिर से देखें, हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्थान की प्रमुख रियासतें और उनके राजवंश डायरेक्टली प्रश्न बन करके आ सकता है कि गुहिल निम्न में से किन रियासतों में गुहिल का राज था या गुहिल वंश का शासन था या नहीं था। इस तरह के प्रश्न बनेंगे तब आपको ये जानकारी और इस तरह से की हुई तैयारी बड़ी काम की उपयोगी साबित होगी। तो यहाँ पर अपन जब गुहिल वंश की बात करें तो गुहिल वंश का जो शासन है वो लगभग इन 4 रियासतों में था, मेवाड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में। जब अपन इस वाले भूभाग की बात करते हैं जहाँ पर कभी मारवाड़ रियासत हुआ करती थी और मारवाड़ में राठौड़ों का शासन हुआ करता था, राठौड़ वंश की बात अपन करें तो उस राठौड़ वंश में कुछ एक रियासतों की बात हो सकती है। जैसे एक रियासत यहाँ पर पड़ेगी आपके पास में, वो हो जाएगी बीकानेर रियासत। एक रियासत जिसका नाम है बीकानेर रियासत, यहाँ पर भी राठौड़ों का शासन। एक रियासत जिसका नाम होगा जोधपुर रियासत, यहाँ पर भी राठौड़ों का शासन। एक रियासत यहाँ पर अजमेर के पास में अपना जो किशनगढ़ पड़ता है, थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे, इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, किशनगढ़। तो किशनगढ़ जो है, इस किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश का ही शासन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, 1 बीकानेर, 2 जोधपुर और 3 किशनगढ़। इन तीनों की तीनों जगह जो यदि अपन राजवंश की बात करें तो राजवंश तो होगा राठौड़ राजवंश या राठौड़ वंश हो जाएगा। और रियासतों की बात करें तो 3 हो गई, किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर रियासत। उसी तरह यदि अपन और बात करें आगे चल करके, यहाँ पर
एक वंश का शासन हुआ करता था जिसे हम हाड़ा कह सकते हैं, हाड़ा। और ये जो भूभाग है वो हाड़ौती क्षेत्र भी कहलाता है या हाड़ा चौहान कहलाते हैं। इस हाड़ौती वाले जो भूभाग की बात यदि हम बात करें तो इसमें वर्तमान में तो जिले पड़ते हैं 4, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और उस ज़माने में यदि अपन रियासतों के दौर की बात करें तो कुछ रियासतों के नाम यदि रियासतों के लिहाज से देखें तो सबसे पुरानी रियासत यदि हाड़ाओं की है वो है बूंदी रियाज्य या बूंदी रियासत। दूसरे नंबर की है कोटा रियासत और तीसरे नंबर की है झालावाड़ रियासत। ये 3 रियासत जिसमें हाड़ा राजपूतों का या हाड़ा वंश के चौहानों का शासन था झालावाड़। तो ये 3 रियासतों में हाड़ा राजपूत शासकों ने राज किया, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जो लगभग इस दक्षिणी पूर्वी भूभाग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और ये प्रांत हाड़ौती कहलाया हाड़ाओं के द्वारा शासित होने के कारण। इसके अलावा यदि अपन कुछ एक भूभागों में इस वाले भूभाग की बात करें, इस भूभाग में रियासत हुआ करती थी आमेर, और यही आमेर आगे चल करके बन गया था जयपुर रियासत। इस जयपुर रियासत में जिस राजवंश का या शासकों का राज था वो थे कछवाह वंश। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कछवाहों का जो शासन था वो आमेर या जयपुर रियासत में था और आमेर ही आगे चल करके जयपुर बन गई थी। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि अपन यहाँ पर ये जो भूवाला जो भूभाग था लगभग ये जाट राज्य की श्रेणी में आता था, यानी यहाँ पर जाटों का शासन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो जाटों के शासन वाले जो भूभाग है या रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों में अपन 2 रियासतों के नाम उल्लेखनीय है। एक का नाम है हमारे पास अलवर रियासत, अलवर में भी, और दूसरी आएगी धौलपुर रियासत, अलवर धौलपुर, अलवर नहीं है, भरतपुर और अलवर। इस वाले भूभाग में जो है जाटों का शासन हुआ करता था, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अलवर भरतपुर के साथ साथ एक जगह पड़ती है करौली, और इस करौली के अंदर भी जो राजवंश थे वो थे यदुवंशी या यादव वंश का शासन था। यादवों का एक जगह और शासन हुआ करता था इस पश्चिमी भूभाग में, और उस भूभाग का नाम था जैसलमेर। मैंने आपको जब राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ाई तो उसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ऐसे कई सारे मत पढ़ाए। उसमें मैंने कहा था कि यदुवंश भी एक प्रकार का राजपूतों का वंश हुआ करता था। जो यदुवंशियों का शासन है वो करौली में है, और ये यदुवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में सूर्यवंशी जो शासक हैं वो करौली में, चंद्रवंशी जो शासक वो करौली में और जैसलमेर में है। ये दोनों के दोनों जो हैं यादव का शासन था, यदुवंशी थे ये, जैसलमेर और करौली के यदुवंशी। इनके संदर्भ में आगे भी सारणी बनाने वाले हैं। इसके अलावा यदि अपन इन रियासतों में देखें, यहाँ पर एक रियासत पड़ती थी, इसका नाम था सिरोही, और सिरोही के अंदर, ये मैं 1947 के समय की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो और रियासतों का स्वरूप बनता गया, बिगड़ता गया, लेकिन 19 रियासतें कौन कौन सी हैं उसके संदर्भ में अपन देख रहे हैं। सिरोही के अंदर जिन राजपूत शासकों का या वंशजों का जो राज था वो थे देवड़ा राजपूत शासकों ने जो राज किया वो सिरोही के अंदर किया था। फिर से देख रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से घुइल वंश का जो शासन है वो इन 4 रियासतों में मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। हाड़ा चौहानों का जो शासन है वो 3 राज्यों में है, बूंदी, कोटा, झालावाड़। जाटों का जो शासन था वो भरतपुर, धौलपुर वाले भूभाग में रहा था। इसके अलावा करौली के अंदर जो है यादवों का शासन रहा था। आमेर या जयपुर रियासत के अंदर कछवाह राजपूतों का शासन रहा था। इसके अलावा यदि अपन राठौड़ वंश की बात करें तो इस राठौड़ वंश में 3 महत्वपूर्ण केंद्र आएंगे रियासतों के। एक आएगा बीकानेर, एक आएगा जोधपुर और एक आएगा किशनगढ़। ये जोधपुर पहले जो रियासत हुआ करती थी इसी का नाम मारवाड़ रियासत हुआ करता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी रियासत के लिए मारवाड़ शब्द का प्रयोग हुआ? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। तो आपको प्रॉपरली इस तरह का प्रश्न आए तो जवाब में जोधपुर आएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जोधपुर की स्थापना महाराजा राव जोधा ने की थी लगभग 1459 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से इन रियासतों को यदि अपन देखें और इनके वंशजों को देखें तो ये आपको एक सिंपल सा प्रश्न बनकर के आ सकता है। अब इनको वो समूह में भी दे सकता है, एक तरफ वंश दे सकता है, एक तरफ रियासत दे सकता है, और मैच करने के लिए सही गलत छांटने के लिए कह सकता है, और बड़ा एक लाइन वाला भी प्रश्न दे सकता है कि कछवाह राजवंश ने कहाँ राज किया है, कौन सी रियासत में राज किया। इस तरह के प्रश्न इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। इन रियासतों को यदि अपन थोड़ा सारणीबद्ध तरीके से देखें और वापस रिवीजन करते हुए चले तो ये इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ी पूरी माएगी नहीं 19 रियासतें। यदि अपन रियासतों को देखें और हमने सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की बात की जहाँ पर अंग्रेजों का राज था और ये आज़ादी के समय अंग्रेजों के ही अधीन था,
3 ठिकाने कुशलगढ़, नीमराना और अलवर लावा की हमने बात की। रियासतें जो 19 थी, उन 19 रियासतों की यदि अपन बात करें, 19 रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण यदि अपन बात करें वंश जो था वो घुइल वंश था। और इस घुइल वंश के में जिन जिन रियासतों ने राज किया वो है मेवाड़ रियासत, दूसरी है हमारे पास में मेवाड़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में तीसरी आएगी हमारे पास में मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अलावा फिर आएगी हमारे पास में प्रतापगढ़, चौथा आएगा प्रतापगढ़। इन तीनों को चारों को अपने को ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ नीचे कांठल वाला जो भूभाग है, माई नदी के क्षेत्र वाला भूभाग प्रतापगढ़ कहलाता है। दरअसल जो मेवाड़ रियासत है इसके संदर्भ में आपको एक विशेष चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे पुरानी रियासतों में से एक है, या यूं कहेंगे राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है कौन सी, तो आपको जवाब ध्यान रखना है मेवाड़ रियासत। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखें, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है कौन सी, मेवाड़ रियासत, प्राचीन रियासत। दूसरी बात, मेवाड़ के जो शासक थे वो अपने आप को महाराणा की उपाधि से संबोधित करते थे, यानी महाराणा कहलवाते थे, महाराणा। कौन सी रियासत के शासक महाराणा कहलाते थे, तो जवाब आएगा मेवाड़। मेवाड़ ही आगे चल करके क्या बन गया था, हमने भी थोड़ा पहले देर देखा था, उदयपुर रियासत, यही थी उदयपुर मेवाड़। दूसरे बारे में बात करें यदि अपन बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इन तीनों के शासक थे तो ये मेवाड़ के ही भूभाग, लेकिन आगे चल करके ये अलग अलग पृथक हो गए थे, आज़ादी के समय ये तीनों अलग थे। और यहाँ के जो शासक थे अपने नाम के साथ लगाते थे महारावल, लगाते थे इस तरह से, महारावल प्रताप सिंह, इस तरह का नाम इनके साथ में होता था। तो मेवाड़ के महाराणा कहलाए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जो शासक है वो महारावल कहलाए। और इस वाले भूभाग में जिनका राज था, जिस वंश का राज था, वो इन चारों में वो वंश हो गया गुहिल वंश। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, गुहिल वंश का 4 जगह राज हो गया। अगली जो हम रियासत देखेंगे वो रियासत हो जाएगी हमारे पास में मारवाड़ राज्य की अपन बात करें, मारवाड़ या मारवाड़ जो आगे चल करके बन गया था जोधपुर। 5-6 नंबर पे अपन देखेंगे बीकानेर रियासत, 7 नंबर पे हम देखेंगे किशनगढ़ रियासत। किशनगढ़ में 19 रियासतों की बात कर रहा हूँ, उनमें से 7वीं की हम बात करें मारवाड़, जोधपुर को ही कहते हैं, बीकानेर और किशनगढ़। यदि अपन यहाँ पर वंश की बात करें कि कौन से वंश के शासकों ने राज किया, तो वंश आपको याद रखना है राठौड़ वंश। राठौड़ों का जो राज था वो 3 जगह था, मारवाड़ में, बीकानेर में और किशनगढ़ में। यदि अपन इनमें के बारे में बात करें, मारवाड़ या जोधपुर रियासत, इसकी खास बात ये थी कि मारवाड़ की जो रियासत थी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, बड़ी रियासत, ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन रियासत हमने ऊपर देख ली थी मेवाड़ रियासत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि अपन देख रहे हैं तो वो सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ या जोधपुर रियासत। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा थे। 1459 ईस्वी में, यानी 59 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था, और तभी से इसका नाम आगे चल करके जोधपुर पड़ गया था। जोधपुर बहुत बाद में पड़ा था, लेकिन लंबे समय तक कालांतर में मारवाड़ रियासत ही रही थी, ये बात आपको ध्यान रखना। बीकानेर और किशनगढ़ में राठौड़ों ने राज किया, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मेरे साथ साथ पढ़ते हुए आप लिखते भी चलना, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को मिटाना पड़ेगा, सारी चीज़ें आएगी नहीं। इसके बाद में 6-7 हो गई, थोड़ा नीचे और लिख देते हैं, अपन शायद दिख जाएगा। इसके बाद 8वीं रियासत की अपन बात करेंगे तो वो है आमेर रियासत। और आमेर रियासत जो है आगे चल करके यही रियासत बन गई थी जयपुर रियासत, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। जयपुर के बारे में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ये 19 रियासतों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वह है जयपुर रियासत। फिर से देखेंगे, आमेर या जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, और यहाँ पर जिस वंश ने राज किया वो वंशज थे कछवाह वंश। भगवान लव और राम के जो 2 पुत्र लव और कुश हैं, उन्हीं के वंशजों में से एक हैं कछवाह वंशज। तो इन कछवाह वंशजों ने जो आमेर जयपुर के अंदर राज किया, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। अब इनको अपन यहाँ मिटा करके आगे की रियासतों में देखेंगे।
अभी तक हमने 3 वंशज देख लिए, गुहिल, राठौड़ और कछवा, और इसमें हमने लगभग 8 रियासतों को डिवाइड कर लिया है। किसके बारे में कौन सी छोटी कौन सी बड़ी ये भी हमने देखा था। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इन कछवाहा राजवंशों के साथ साथ यदि अपन आगे इधर पूर्वी राजस्थान के अंदर चलेंगे तो एक रियासत आती है हमारे पास में भरतपुर रियासत, और इसके साथ साथ एक आता है हमारे पास में धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर के अंदर जो है यहाँ पर जिन व्यक्तियों का या जिन राजपूत शासकों का शासन था, राजपूतों का यह शासन नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखिए विशेष रूप से। भरतपुर और धौलपुर में 8 हो गई थी, 9 और 10। यहाँ पर जाटों का शासन था, जाट वंश का शासन यहाँ पर हुआ करता था भरतपुर और धौलपुर में, और इनका एक प्रसिद्ध शासक हुआ सूरजमल, और इसी को जाटों का अफलातून भी कहते हैं। जाटों का अफलातून शासक, अफलातून। ये चीज़ परीक्षाओं में आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सूरजमल कौन से वंश का था, जाट वंश का या जाटों का अफलातून की शासक को कहते हैं सूरजमल को। और जाट रियासतें जो थी वो भरतपुर और धौलपुर थी। इसके बाद यदि अपन बात करेंगे 11-12 नंबर पे, एक आ जाएगी हमारे पास में करौली और एक आ जाएगा हमारे पास में जैसलमेर। ये जो दोनों जगह हैं करौली और जैसलमेर, इन करौली और जैसलमेर में यहाँ पर जिनका शासन था वो थे यदुवंशी, यानी भगवान श्री कृष्ण यादव थे, और यादवों के वंश में होने के कारण ये यदुवंशी शासक कहलाए। लेकिन विशेष बात ये ध्यान रहे, करौली के जो शासक थे अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे। करौली रियासत के जो संस्थापक थे गोपाल थे, ये ध्यान रहे, विजयपाल संस्थापक जो है वो विजयपाल, ऐसा करके उल्लेख मिलता है विजयपाल का। तो यहाँ के जो शासक वो अपने आप के नाम के पीछे पाल लगाते हैं, जबकि जैसलमेर के जो शासक है ये है तो यदुवंशी, ये अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी सी अलग है, इसलिए ध्यान रहे, दोनों यदुवंशी हैं और ये चंद्रवंशी शासक है, चंद्रवंशी। राजस्थान के अधिकांश जो शासक है वो सूर्यवंशी हैं, करौली और जैसलमेर के शासक वो चंद्रवंशी हैं, यदुवंशी हैं। जैसलमेर के शासक नाम के पीछे सिंह लगाते हैं और करौली के शासक नाम के पीछे पाल लगाते हैं। करौली के संस्थापक विजयपाल हैं। जैसलमेर का जो किला है उसके संस्थापक जैसल भाटी थे। 1155 ईस्वी के आसपास उन्होंने जैसलमेर का किला बसाया था और तभी से आगे चल रही है, भाटियों का राज था। आगे की रियासतों में यदि अपन देखें 13 नंबर पे तो बात करेंगे अपन अलवर की। अलवर के अंदर जिस राजवंश का शासन था वो थे नरूका। ये महत्वपूर्ण है, नरूका भी एक राजपूत वंश हुआ था। तो नरूका राजवंशों का या नरूका शासकों का जो शासन था वो अलवर में था, और अलवर की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। इसका जो संस्थापक हैं वो हैं प्रताप सिंह हैं। अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह हैं, और यहाँ पर जिस वंश का शासक था वो थे नरूका। उसके बाद यदि अपन आगे की रियासतों की बात करें 14 नंबर पे, अलवर के बाद अपन आगे चलेंगे तो सिरोही के अंदर जो शासक हुए, सिरोही को लेने से पहले अपन ले लेते हैं 3-4 रियासतें। एक लेंगे हम बूंदी रियासत, एक लेंगे हम कोटा रियासत, और एक लेंगे हम झालावाड़ रियासत। बूंदी, कोटा और झालावाड़ तीनों को हम साथ लेंगे। झालावाड़ रियासत, कोटा रियासत और बूंदी रियासत, यहाँ पर जिस वंश का शासन था वो थे हाड़ा या हाड़ा चौहानों का यहाँ पर शासन हुआ करता था बूंदी रियासत, कोटा रियासत और झालावाड़ में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि झालावाड़ जो रियासत है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई रियासत है, झालावाड़ रियासत, और इसको राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत भी कहते हैं। नवीनतम हाड़ा शासक झाला ने इसको बसाया था, इसलिए उसी के नाम पर झालावाड़ रख दिया गया। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, सबसे प्राचीन रियासत हो गई हमारे पास मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हो गई थी जयपुर रियासत या आमेर रियासत। कोटा, बूंदी और बारां में जो वंश था वो वंश हैं हाड़ा राजवंश। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसी क्रम में यदि अपन थोड़ी सी आगे देखें तो आगे की रियासतों में हमारी एक रियासत आती है, रियासत का नाम है सिरोही। 14 पर आ गए थे हम। 15 नंबर पे देखें तो एक रियासत है सिरोही रियासत, और सिरोही रियासत के अंदर जिनका शासन था वो थे देवड़ा राजपूत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी देवड़ा वंशज के शासकों का जो राज था वो सिरोही रियासत के अंदर हुआ था। इसके बाद यदि अपन आगे चलें, सिरोही के बाद में फिर हमारे पास में एक रियासत आती है
शाहपुरा रियासत, शाहपुरा रियासत। वैसे शाहपुरा जो है मेवाड़ का ही क्षेत्र था, लेकिन आगे चल कर के अलग रियासत हो गई थी। और इसकी जो खास बात यह है कि ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत हो जाएगी, सबसे छोटी रियासत। सबसे बड़ी हमारे पास मारवाड़ हो गई, सबसे छोटी शाहपुरा हो गई, सबसे पुरानी मेवाड़ हो गई, सबसे नवीन जो है वो झालावाड़ हो गई। इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है। सिरोही हो गई, शाहपुरा हो गई। इसके बाद यदि अपन आगे चलें 16 और 17, 18, 19, 17 नंबर पे यदि अपन बात करें तो एक रियासत पड़ती है अपने पास टोंक। ये भी अपने को ध्यान रखना है। टोंक एक ऐसी रियासत थी, या इसको हम यूँ कह सकते हैं एकमात्र मुस्लिम रियासत। टोंक जो रियासत है वो एकमात्र मुस्लिम रियासत है, यानी मुसलमानों का राज था। यहाँ किसी राजपूत शासकों का नाम नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न इस तरह से आ जाएगा कि राजपूत शासकों से अलग जिन वंशों ने शासन किया वो कौन कौन सी है, तो एक भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, टोंक हो गया। टोंक में मुसलमानों का शासन था, अलवर और भरतपुर धौलपुर के अंदर जो है जाटों का शासन है। ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो टोंक रियासत के बारे में बात करें जो तो एकमात्र मुस्लिम रियासत हो गई। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लगता है गड़बड़ हुई है, नंबरिंग में गड़बड़ हो गई। रियासतें हमारी लगभग पूरी हो गई, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये यहाँ छूट गए। 15वीं कोटा हो गई, 16वीं झालावाड़ हो गई, 17वीं हमारे पास सिरोही हो गई, 18वीं हमारे पास शाहपुरा हो गई, और 19वीं रियासत हमारे पास हो गई टोंक। 19 जो आखिरी रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत है। इस तरह से लगभग हमने 19 रियासतों का क्रमबद्ध रूप से देखा, कहाँ कौन सी रियासत है, किस राजवंश का शासन है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये एक आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो साबित हो सकता है। राजस्थान के राजपूत रियासतों और राजवंशों का यदि प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आप आराम से प्रश्न निकाल लोगे। मैं आपको पीएचडी नहीं करना चाहता, न कोई इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञान देना चाहता हूँ। मेरा काम आपको एग्जाम क्रैक करवाना, और एग्जाम की दृष्टि से मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से देखनी है। तो यहाँ पर उन 19 रियासतों में कौन कौन सी कहाँ थी, इसको हमने शॉर्ट में देखा। अब आगे जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, इन रियासतों में से महत्वपूर्ण रियासतें हमें परीक्षा के लिहाज से पढ़नी कौन कौन सी हैं। एक तो हम पढ़ेंगे मेवाड़ रियासत, एक पढ़ेंगे मारवाड़ रियासत, मेवाड़, मारवाड़। एक यहाँ पर ये 19 रियासतों में आप सोच रहे होंगे चौहानों का नाम कहीं नहीं आया, अजमेर का नाम। तो ये आज़ादी के समय चौहानों का कोई अलग से रियासत नहीं थी। ये चौहान जो हाड़ा के रूप में थे, हाड़ा चौहान, ये यहाँ पर 3 नाम जरूर आए, बल्कि स्वतंत्र रूप से जब चौहानों का शासन था तो वो अलग थी। उसको हम देखेंगे आगे चल करके। चौहान जो अजमेर और आसपास के भूभागों में शासन थे, कहाँ कहाँ, वो हमने देखेंगे। और इसके अलावा एक हमारे पास जो है मेवाड़, मारवाड़, और एक रियासत है आमेर। इनको हम मुख्य रूप से देखने वाले, इनके भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो शासक आएंगे इनको हम आगे चल करके देखेंगे। तो कल जो हम बात करेंगे वो मेवाड़ के बारे में बात करने वाले हैं। इनको एक बार फिर से देखना, अच्छी तरह से इनको कॉपी में उतारना भी से, और इनसे रिलेटेड यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।